इस रहस्यमयी चट्टान को ध्यान से देखिए। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि मंगल पर मौजूद एक ऐसी पहेली है जो मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकती है। एक सूख चुकी नदी के तल पर पड़े इस पत्थर की सतह पर काले धब्बों और छोटे छोटे गोलाकार निशानों का एक अजीब सा पैटर्न देखने को मिला है, जो मानो कोई एंशिएंट टाइम पर किसी डार्क मिस्ट्री को छुपाए बैठा है। पृथ्वी पर ऐसे पैटर्न्स अक्सर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया या प्राचीन जीवाश्मों से जुड़े होते हैं। ये निशान अक्सर तब बनते हैं जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कीचड़ में केमिकल रिएक्शंस करते हैं, जो समय के साथ पत्थर में जम जाती हैं। लेकिन ये चट्टान पृथ्वी की नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर मौजूद है, एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहां धूल भरी सतह सदियों से अनसुलझे रहस्यों को अपने आगोश में छिपाए हुए है। मंगल की सतह पर ऐसी संरचनाएं मिलना वैज्ञानिकों के लिए एक असाधारण खोज है, क्योंकि मंगल को हमेशा से ही हमारी मानव सभ्यता जीवन से जोड़कर ही देखती आई है। अरबों साल पहले जहां इस ग्रह पर पानी और जीवन एक साथ हुआ करता था, लेकिन आज मंगल एक बेजान, बंजर और सुनसान पड़ा है। क्या ये चट्टान हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवाल का जवाब दे सकती है? क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये चट्टान हमें मंगल पर जज़ेरो क्रेटर से मिली है, जहां नासा का परसेवरेंस रोवर बिना रुके इस बंजर ग्रह पर प्राचीन जीवन के निशानों की तलाश कर रहा है। हाल ही में परसेवरेंस रोवर ने इस चट्टान को खोजा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नासा ने यह दावा किया कि ये मंगल पर एलियन लाइफ का अब तक का सबसे मजबूत सबूत हो सकता है। इस चट्टान में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और कुछ बहुत ही स्पेशल मिनरल्स जैसे विविनाइट और ग्रेगाइट की मौजूदगी ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। इस मिशन के लिए जज़ेरो क्रेटर को नासा ने इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर कभी एक विशाल झील हुआ करती थी। यहाँ बहती नदियों के निशान भी मिले हैं और जीवन के लिए जरूरी केमिकल्स भी इस जगह पर मौजूद थे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 3.5 अरब साल पहले मंगल का वातावरण बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही था, जिसमें पानी, गर्मी और जीवन की संभावना थी। परसेवरेंस का मिशन इसी प्राचीन इतिहास को खंगालना है, ताकि हमें ये पता चल सके कि क्या मंगल पर कभी जीवन था। इस चट्टान की खोज ने वैज्ञानिकों के हौसलों में एक नई लहर दौड़ा दी है, क्योंकि ये पहली बार है जब एक ही सैंपल में हमें जीवन के 3 मेन इंग्रेडिएंट्स लिक्विड वाटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एनर्जी सोर्स मिल चुके हैं। ये खोज हमारी पूरी मानवता के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकती है। क्या हमने वाकई इस ब्रह्मांड में जीवन का पहला ठोस सबूत ढूंढ लिया है? ये सवाल न केवल वैज्ञानिकों बल्कि हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर रहा है जो रात में तारों भरे आकाश को देखकर ये सोचता है कि क्या हम इस अनंत अंतरिक्ष में अकेले हैं। दरअसल हमारी कहानी शुरू होती है जज़ेरो क्रेटर से, जो कभी पानी से भरे एक विशाल झील का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ नदियां बहती थीं और जीवन के लिए जरूरी सभी तत्व भी मौजूद थे। ये क्रेटर लगभग 45 किलोमीटर चौड़ा है और इसमें डेल्टास जैसी संरचनाएं हैं जो नदियों के मुहाने पर बनती हैं। पृथ्वी पर ऐसी जगहें जीवाश्मों के लिए जानी जाती हैं, जैसे भारत में नर्मदा घाटी के जीवाश्म इलाके। यहाँ तो आज के समय अकेलेपन के अलावा कुछ भी नहीं है। एक सूखा और बंजर ग्रह जहाँ हवा में धूल के गुबार उड़ते हैं। लेकिन नासा ने यहाँ रोवर उतारने का साहस किया और आज परसेवरेंस रोवर इस क्रेटर में मार्शियन एंशिएंट लाइफ के फॉसिल्स की तलाश कर रहा है, जो शायद लाखों साल पहले यहाँ फल फूल रहे हों। पिछले साल यानी 9 जून सन 2024 को अपने रूटीन मिशन के दौरान एक बहुत ही अजीब घटना हुई। रोवर ने अचानक ही उस झील के अंदर आने वाले रास्ते में एक बहुत ही अजीब सी चट्टान देखी, जिसने वैज्ञानिकों की धड़कनों को बढ़ा दिया। जब इस चट्टान के पास जाकर देखा गया तो इस पर छोटे छोटे काले धब्बे और बड़े गोलाकार निशान दिखाई दिए। एक ही पल में सबके मन में यही सवाल था, क्या ये वही है जिसकी तलाश में हम मंगल की खाक छान रहे हैं?
क्या सच में हमें मंगल पर जीवन मिल गया है? नासा की टीम ने इन निशानों को तुरंत लेपर्ड स्पॉट्स और पॉपी सीड्स नाम दे दिया, जो इनकी रहस्यमय बनावट के आधार पर है। ये निशान पृथ्वी पर मिलने वाले माइक्रोब्स के फॉसिल से इतने मिलते जुलते थे कि वैज्ञानिक अब एक्साइटेड हो चुके थे। लेकिन अभी वैज्ञानिकों को ये प्रूव करना था कि मंगल पर उन्हें जो मिला है वो वाकई मंगल पर जीवन का प्रमाण है भी या नहीं। इन निशानों ने वैज्ञानिकों के बीच एक नई ऊर्जा भर दी थी। पृथ्वी पर ऐसे निशान अक्सर जीवाश्मों का हिस्सा होते हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ कीचड़ में जीवन कभी पनप रहा था। अगर ये पृथ्वी पर होता तो हम पक्के तौर पर ये कहते कि ये बायोलॉजी का ही नतीजा है। लेकिन इन्हें मंगल पर क्या कहें, ये रहस्य अभी अनसुलझा है और वैज्ञानिकों की रातों की नींदें उड़ा रहा है। दरअसल मंगल पर ये ऐसा पहला मौका है। वैज्ञानिकों ने तुरंत परसिवरेंस रोवर के टूलकिट को काम पर लगा दिया। पिक्सल ने सैंपल्स में मौजूद एलिमेंट्स जैसे कि आयरन, फास्फोरस और सल्फर का पता लगाया, जबकि शेरलॉक ने लेजर्स का उपयोग करके मिनरल्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जांच की। इस चट्टान पर किए गए टेस्ट का जब रिजल्ट सामने आया तो सभी लोग ये देखकर हैरान थे। चट्टान में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स पाए गए, ठीक वहीं पर जहां अजीब धब्बे थे। ये खोज यहीं पर नहीं रुकी। उन गोलाकार निशानों में आयरन, फास्फोरस, सल्फर और 2 स्पेशल मिनरल वेवनाइट और ग्रेगाइट पाए गए। पृथ्वी पर ये मिनरल्स अक्सर सड़ रहे और मरे हुए जानवरों और पेड़ों से जुड़े होते हैं। ये एक बड़ा क्लू है जो हमें बताता है कि शायद इस चट्टान पर किसी प्राचीन जीवन के अवशेष हमें देखने को मिले हैं। मंगल पर देखा जाए तो जीवन की खोज की कहानी दशकों पुरानी है। सन 1976 में नासा के वाइकिंग लैंडर्स मंगल पर जीवन की तलाश के लिए उतरे। जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो अचानक मिट्टी से गैस निकलने लगी, जैसे कि उनमें माइक्रोब्स मौजूद हों। वैज्ञानिक उत्साहित थे। उन्हें लगा कि मंगल पर आखिरकार जीवन मिल चुका है। लेकिन बाद में पता चला कि ये रिएक्टिव केमिकल्स की वजह से था, न कि जीवन का सबूत। सन 2000 के दशक में स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर्स ने कंफर्म किया कि मंगल पर कभी विशाल समुद्र और नदियां हुआ करती थीं। क्यूरियोसिटी रोवर ने बताया कि 3 अरब साल पहले मंगल की परिस्थितियां जीवन के लिए हैबिटेबल थीं और ठीक उसी समय हमारी पृथ्वी पर भी जीवन शुरू हो ही रहा था। इससे वैज्ञानिकों को यह यकीन हो गया कि अगर वाकई मंगल पर कभी जीवन हुआ करता था तो यहाँ के लेक बेड्स और नदियों में प्राचीन जीवन के जीवाश्म जरूर छिपे हो सकते हैं। इसी यकीन को सबूत में बदलने के लिए परसिवरेंस अपने रोबोटिक आर्म से मार्स के अनेकों इलाकों से सैंपल्स इकट्ठे कर रहा है। अब इन सैंपल्स को लेकर परसिवरेंस रोवर मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज करने के लिए तैयार था। पिछले 1 साल में पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने परसिवरेंस रोवर से आए इस डेटा को बहुत ही गहराई से परखा। उन्होंने सैंपल की संरचना का अध्ययन किया और उन अजीब से धब्बों के कारणों पर भी विचार किया। कुछ ही दिन पहले आखिरकार उन्होंने अपनी घोषणा की। नासा ने इसे दुनिया भर के वैज्ञानिकों के सामने भी रखा ताकि वे इसे प्रेशर टेस्ट करें और बताएं कि जिस नतीजे पर वो पहुंच रहे हैं क्या वो सही है। करीब 1 साल की समीक्षा के बाद नासा ने दुनिया के सामने आकर कहा कि उन्हें इसका कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा। तो ये मंगल पर प्राचीन जीवन का अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये खोज अनइमेजिनेबल है। एक ही चट्टान में जीवन के 3 मुख्य तत्व मिले हैं: लिक्विड वाटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एनर्जी सोर्स। ये पहली बार है जब ये तीनों एक साथ एक ही सैंपल में पाए गए हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक कैंप साइट पर पहुंचे और वहां कैंप फायर रिंग, राख और बचा हुआ खाना मिले। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वहां कोई ना कोई तो था, भले ही आप उसे अभी नहीं देख पा रहे। वैज्ञानिकों ने इस तरह के रिजल्ट्स देखकर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर भी विचार किया और जो चीजें सामने आई उन्होंने सबको चौंका दिया। मंगल की इस रहस्यमय चट्टान में मिले विवनाइट और ग्रेगाइट से पता चलता है कि यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन हुई थी और माइक्रोबियल लाइफ बिल्कुल ऐसा कर सकती है। लेकिन सिर्फ माइक्रोबियल लाइफ ऐसा कर सकती है, इस पर कई संभावनाएं हैं। सबसे पहली संभावना थी हाई टेम्परेचर जियोलॉजी।
अगर कीचड़ को लंबे समय तक गर्म किया जाता है तो भी ऐसे निशान बन सकते थे, लेकिन इसके कोई सबूत नहीं है कि मंगल पर इस तरह का कभी वातावरण रहा होगा। इसके अलावा विविनाइट लो टेम्परेचर्स पर बनता है और ये गर्मी में नष्ट हो जाता है, जिससे ये संभावना तो पूरी तरह से रूल आउट हो जाती है कि यहाँ पर कभी गर्म टेम्परेचर रहे होंगे। दूसरी संभावना थी एसिडिक वाटर रिएक्शंस। अगर बहुत एसिडिक पानी लंबे समय तक इस चट्टान से होकर गुजरा होता तो ये संभव था, लेकिन मंगल के उस इलाके में इसके लिए कोई भी सबूत नहीं मिले। दरअसल चट्टान में ओलिवाइन भी पाया गया जो एसिड में नष्ट हो जाता है, जिससे ये संभावना भी खत्म हो जाती है। तीसरी संभावना थी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने किसी कैटलिस्ट की मदद से इस रिएक्शन को खुद ही अंजाम दिया हो, लेकिन मंगल के लो टेम्परेचर्स में ये संभावना भी काफी कमजोर है। सभी ऑप्शंस को केयरफुली देखने के बाद एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ ही इसका सबसे संभावित जवाब लगता है। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी सभी वैज्ञानिक इतने आश्वस्त होने के बावजूद स्पष्ट रूप से ये क्यों नहीं कहते कि ये जीवन है। जैसा कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने कहा था, असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूत भी चाहिए और एलियन लाइफ की खोज से बड़ा कोई दावा हो ही नहीं सकता। और इसके सबूत लाने के लिए हमें मंगल पर जाना होगा और इसी सैंपल को वापस लाना होगा ताकि हम उसे धरती की मोस्ट सोफिस्टिकेटेड लैब्स में टेस्ट कर सकें। नासा को अपनी इस खोज को अपने ही पैमाने पर खरा उतारना होगा, तब जाकर वैज्ञानिक ये कहने लायक होंगे कि वाकई मंगल पर हमें जीवन मिल चुका है। इसके लिए नासा का कॉन्फिडेंस ऑफ लाइफ डिटेक्शन स्केल किसी भी खोज की विश्वसनीयता को मापता है। ये लेवल 1 से शुरू होता है जहां हमें जीवन से जुड़ा कोई सिग्नल मिलता है और उस जीवन को प्रूव करने के लिए इस स्केल के लेवल 7 तक जाना होता है, जहां अलग अलग तरह की ऑब्जर्वेशंस एक ही नतीजे की पुष्टि करते हैं। ये खोज शायद इस स्केल के बीच में ही हो सकती है। फिलहाल नासा ने इसका लेवल पब्लिकली नहीं बताया है, लेकिन एक बात तो पक्का है कि लेवल 7 तक पहुंचने के लिए हमें मंगल से उन सैंपल्स को पृथ्वी पर लाना होगा। मंगल पर रोवर्स अपनी लिमिटेड टूल किट के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो जितना कर सकते थे उन्होंने कर दिया, लेकिन इन सैंपल्स को पृथ्वी पर लाकर हमारी लैब्स में इन्हें गहराई से परखा जा सकता है और हम फिर ये पक्का कह सकते हैं कि जीवन यहाँ पर है या नहीं। इसके लिए मार्स सैंपल रिटर्न मिशन जरूरी है। परसिवरेंस रोवर पिछले कुछ सालों से मंगल पर सैंपल्स इकट्ठा कर रहा है और उन्हें सील करके स्टोर करता जा रहा है। टाइम आने पर इन्हें मंगल की सतह पर ही ड्रॉप कर दिया जाएगा। अब हमें उन सैंपल्स को वापस लाने के लिए 3 मिशंस चाहिए होंगे। पहला मिशन ड्रॉप किए गए सैंपल्स को इकट्ठा करके लॉन्चर तक लेकर जाएगा। दूसरा मिशन उन सैंपल्स को मंगल की सतह से लेकर ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए होगा। तीसरा और आखिरी मिशन उन सैंपल्स को पृथ्वी पर लेकर आएगा। ये एक जटिल और महंगा काम है, जिसे नासा ने दुनिया की सबसे महंगी डिलीवरी सर्विस तक कह दिया है। सही है, जब सिर्फ कुछ सैंपल्स को डिलीवर करने की कॉस्ट ही अरबों डॉलर होगी तो ऐसा कहना भी गलत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मार्स सैंपल रिटर्न मिशन नासा की प्रायोरिटी पर है। अगर हम इस मिशन को पूरा कर पाए तो सन 2030 के दशक में हम सैंपल्स को पृथ्वी पर ला सकते हैं और फिर हम गर्व के साथ कह सकेंगे कि हमें पड़ोसी मिल चुके हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि ये रियलिटी है मार्स एक्सप्लोरेशन की। दशकों तक मार्स के लिए भेजे गए हमारे मोस्ट ऑफ द मिशंस अजीब तरह से और बड़े ही रहस्यमय ढंग से फेल होते गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई है जो नहीं चाहता कि हम इंसान मंगल ग्रह तक पहुंच पाएं। ऐसे टेक्निकल ग्लिचेस से लेकर जो किसी भी लॉजिक में फिट नहीं बैठ रहे थे, पूरे के पूरे स्पेसक्राफ्ट के स्पेस में बिना कोई ट्रेस के रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने तक, इन घटनाओं ने वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया था। बहुत से लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि कहीं मार्स शापित तो नहीं है। इज मार्स कर्स्ड? स्वागत है आपका द कर्स ऑफ मार्स सीरीज में, जहां पर हम उन रहस्यमय घटनाओं के राज खोलेंगे जिन्होंने मार्स एक्सप्लोरेशन को असफल बना दिया था। इस सीरीज में हम आपको उन अजीबोगरीब कोइंसिडेंसेस, अनएक्सप्लेन्ड फेलियर्स और उन स्ट्रेंज एनोमलीज से रूबरू कराएंगे
जिनका साया हमारे मार्स मिशंस पर एकदम शुरुआत से ही रहा है। लेकिन मंगल ग्रह के उस कर्ज को समझने के लिए हमें वापस शुरुआत में जाना होगा, जब पहली बार इंसानों ने मंगल तक पहुंचने की कोशिश की थी, सोवियत यूनियन के मार्सनिक मिशंस। सन 1960 में सोवियत यूनियन मंगल ग्रह पर स्पेसक्राफ्ट भेजकर इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम करना चाहता था। उनके एम्बिशंस स्काई हाई थे और उस समय की कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ सोवियत यूनियन मंगल ग्रह पर जाने के लिए तैयार था। लेकिन आगे जो हुआ उसने वैज्ञानिकों को एकदम से चौंका दिया और बाकी दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या वाकई मंगल तक पहुंचना हमारे बस की बात नहीं है। आज हम उन्हीं मार्सनिक मिशंस मार्सनिक 1 और मार्सनिक 2 से इस सीरीज की शुरुआत करेंगे। इस सीरीज के बाकी के पार्ट्स को देखने के लिए आप हमारी कर्स ऑफ मार्स वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। मार्सनिक 1 और मार्सनिक 2 ये दोनों ही लॉन्चेस ग्रैंड होप के साथ हुए थे, लेकिन इन दोनों का ही अंत कैटास्ट्रोफिक था। ये मिशंस तुरंत ही बड़े अजीबोगरीब कारणों से फेल हो गए थे। क्या ये फेलियर्स सिर्फ टेक्निकल फेलियर्स थे या फिर कुछ और भी ज्यादा रहस्यमयी था? मार्स को एक्सप्लोर करने की शुरुआत तो असफलता से ही हुई थी, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि ये फेलियर्स तो अभी शुरू ही हुए थे। क्या यही वो पल थे जहां से कर्स ऑफ मार्स की शुरुआत हुई थी? द मार्सनिक मिशंस। 1960 का वो साल जब कोल्ड वॉर अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच जोर पकड़ रही थी। ये दोनों ही देश दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए स्पेस रेस जैसी अनदेखी लड़ाई का एक हिस्सा बन चुके थे। सोवियत यूनियन पहले से ही इस रेस में आगे था। वो दुनिया के पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को स्पेस में लॉन्च कर चुका था। इसके अलावा पहले इंसान यूरी गैगरिन को ऑर्बिट में भेजकर सोवियत यूनियन अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को दुनिया के सामने दिखा चुका था। लेकिन अमेरिका से आगे रहने के लिए अब सोवियत यूनियन को कुछ और बड़ा करना था, क्योंकि अमेरिका के चांद पर जाने की खबरें सोवियत्स को पहले से पता चल चुकी थीं। तो वो इस स्पेस रेस में अमेरिका से हर हाल में आगे रहना चाहते थे और यही वजह थी कि उनका अगला टारगेट था मंगल ग्रह। एक ऐसा मिशन जिसका काम न सिर्फ मंगल ग्रह तक पहुंचना था, बल्कि सोवियत यूनियन के लिए ये इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल को सबसे पहले हासिल करने का जरिया भी था। इस प्रोजेक्ट का नाम था मार्सनिक। मार्सनिक 1 इस प्रोजेक्ट का पहला स्पेसक्राफ्ट था, जो कि कोरबेल 4 के नाम से भी जाना जाता है। 10 अक्टूबर सन 1960 वो एक ऐतिहासिक दिन होने वाला था और इस मिशन के लॉन्च के वो पल सोवियत यूनियन की स्पेस में डोमिनेंस की गवाही देने वाले थे। ये स्पेसक्राफ्ट मंगल पर जाने के इरादे से लॉन्च किया जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था और इस देश को इस मार्स मिशन से बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। ये सोवियत टेक्नोलॉजी का एक सोफिस्टिकेटेड पीस था जिसे मंगल ग्रह को फ्लाई बाय करना था और उस लाल ग्रह की तस्वीरें भी वापस धरती पर भेजनी थी। लेकिन सच्चाई इस हसीन सपने से एकदम अलग थी। लॉन्च होने के कुछ मिनट बाद ही स्पेसक्राफ्ट में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। रॉकेट का अपर स्टेज इग्नाइट ही नहीं हो पाता, जिससे पूरा रॉकेट धरती पर ही वापस गिर जाता है। मार्सनिक 1 सोवियत यूनियन का टोटल फेलियर रहा, जो धरती के एटमॉस्फेयर को भी पार नहीं कर पाया। वो स्पेसक्राफ्ट जो अंतरिक्ष में इस देश की महानता को दिखाने के लिए बनाया गया था, वो अब समुद्र में बिखरे हुए मलबे के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं था। इस असफलता ने सोवियत्स को निराश जरूर किया था, लेकिन उनका मनोबल नहीं टूटा था। उनके हौसले अभी भी बुलंद थे। घटना के 4 दिन बाद ही 14 अक्टूबर सन 1960 को वो इस प्रोजेक्ट का दूसरा स्पेसक्राफ्ट मार्सनिक 2 को भी लॉन्च कर देते हैं। इस बार इंजीनियर्स ने पिछली गलतियों से सीखकर इस स्पेसक्राफ्ट में काफी एडजस्टमेंट्स किए थे। इस मिशन को लेकर वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि इस बार वो मंगल तक पहुंचने की अपनी इस यात्रा को सफलतापूर्वक शुरू कर पाएंगे। लेकिन इस बार भी सफलता ने अपना रास्ता बदल लिया। मार्सनिक 2 भी कैटास्ट्रोफिकली फेल मिशन साबित हुआ। इस बार का फेलियर मार्सनिक 1 से भी पहले हुआ। मंगल तक जाना तो दूर की बात है, ये दोनों ही स्पेसक्राफ्ट धरती के एटमॉस्फेयर को भी पार नहीं कर पाए थे। दोनों मिशंस कुछ ही दिन के अंतराल पर लॉन्च किए गए थे और दोनों ही लगभग एक ही तरह से फेल हुए।
क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? शायद हो भी सकता है, लेकिन सब ऐसा नहीं सोच रहे थे। सोवियत्स ने बैक टू बैक फेलियर का सामना किया। ये सिर्फ बुरी किस्मत के अलावा कुछ और भी बहुत रहस्यमय लग रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंगल खुद हमें रोक रहा था? थियरीज बिहाइंड फेलियर। तो आखिरकार इन दोनों ही मिशंस में गलती कहां पर थी? इन घटनाओं पर आई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन एकदम सिंपल थी, टेक्निकल फेलियर। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स के लॉन्च के समय रॉकेट में कोई माल फंक्शन हो गया था, जो उन स्पेसक्राफ्ट्स को धरती की ऑर्बिट में जाने से रोक रहा था। इंजीनियर्स का कहना था कि रॉकेट की अपर स्टेज में इशू था, गाइडेंस सिस्टम भी फॉल्टी था और फ्यूल कंजप्शन में मिसकैलकुलेशंस की गई थी, जिस वजह से ये दोनों ही मिशंस बुरी तरह से फेल हो चुके थे। लेकिन सतह से नीचे कुछ और भी सवाल थे जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे। सोवियत यूनियन पहले भी स्पेस में कई सफल मिशन लॉन्च कर चुका था, तो फिर मार्सनिक मिशंस का इतने बेकार तरह से फेल होना समझ में नहीं आ रहा था। इवन सोवियत्स उस समय तक इंसानों को भी स्पेस में लॉन्च कर चुके थे, तो क्या इस बार ये फेलियर्स सिर्फ मैकेनिकल एरर्स थे या फिर सच में इस मार्स मिशन के साथ कुछ बहुत ही गलत हो रहा था? कुछ लोगों के लिए ये सफलताएं स्पेस को एक्सप्लोर करने में हमारी कुछ ऐसी भूलें थीं जिनको सुधार कर हम बहुत कुछ नया सीख सकते थे, लेकिन वहीं कुछ लोगों के लिए एक जैसे दो मिशंस का एक ही तरीके से फेल होना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। ये बात हजम करना उनके लिए मुश्किल था। कुछ लोगों का ये विचार था कि कहीं हमारी सोच से भी परे कुछ फैक्टर्स हमें मंगल तक जाने से रोक तो नहीं रहे हैं। फिर कॉस्मिक इंटरफेरेंस की थियरी लगभग हर जगह पर फैलने लगी कि अंतरिक्ष में कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पर रहस्यमय गतिविधियां ज्यादा होती हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल डिस्टॉर्शंस या मैग्नेटिक फील्ड्स का डिस्टर्ब होना। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये मानते थे कि स्पेस में मार्स की पोजीशन और उसकी यूनिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ने उन लॉन्चेस में रहस्यमय तरीके से गड़बड़ियां पैदा कर दी होंगी। वहीं कुछ लोग इन फेलियर्स को एलियन से जोड़कर भी देख रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटेलिजेंट एलियन स्पीशीज जानबूझकर हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। ये थियरीज आपके सुनने में अजीब जरूर लग सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे मार्स मिशंस के फेल होने की तादाद बढ़ने लगी, कर्स ऑफ मार्स पर लोगों की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। जाहिर है कि जब ऐसे मिशंस फेल होने लगे जिनके फेल होने की कोई उम्मीद ही न हो, तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या इन मिशंस में टेक्नोलॉजी से बढ़कर कुछ और भी था जो हमारी समझ से परे तो था ही, लेकिन वो हमें मंगल पर जाने से रोक रहा था। द कर्स टेक रूट्स। जैसे जैसे मंगल पर जाने वाले और भी मिशन फेल होते रहे, मार्स कर्स का आइडिया सिर्फ लोगों के मन में नहीं बल्कि कुछ साइंटिस्ट के बीच भी गहराई से बसने लगा। इन फेलियर्स का साइकोलॉजिकल असर भी गहरा था। हर एक असफलता के साथ मंगल को अनरीचेबल मानने का ख्याल और भी पुख्ता होता गया। सिर्फ सोवियत यूनियन के मार्सनिक मिशन ही नहीं थे जो मंगल पर जाते हुए फेल हुए थे। अमेरिका ने भी मंगल पर भेजे शुरुआती मिशंस के साथ कुछ ऐसा ही महसूस किया। सन 1962 में नासा ने मैरिनर 1 मिशन को लॉन्च किया, जो पहले वीनस को फ्लाई बाय करने के बाद मंगल की ओर बढ़ने वाला था। लेकिन सोवियत मिशंस की तरह ही ये स्पेसक्राफ्ट भी लॉन्च के कुछ ही मिनटों बाद खो गया। इस फेलियर का कारण बताया गया गाइडेंस सिस्टम फेलियर। इस घटना ने और साथ ही मार्सनिक डिजास्टर ने स्पेकुलेशंस को और बढ़ावा दिया कि मंगल तो हमारी पहुंच से बाहर है। मार्स मिशन फेलियर्स बढ़ते गए। सन 1964 में नासा का मैरिनर 3 भी मंगल पर पहुंचने में फेल हो गया। वो मैकेनिकल फेलियर की वजह से स्पेस में ही भटकता रह गया। ये घटनाएं अलग थलग नहीं लग रही थी, बल्कि लोगों को इनमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा था। एक ऐसा पैटर्न जो ये इशारा कर रहा था कि कोई तो है जो हमें मंगल तक नहीं पहुंचने दे रहा। वो हमें मंगल को एक्सप्लोर करने से रोक रहा है। इसके बाद भी जैसे जैसे मंगल पर जाने वाले हमारे मिशंस बहुत ही ज्यादा रहस्यमय तरीके से फेल होते गए, मार्स कर्स का आइडिया किसी बकवास थियरी से कहीं ज्यादा हो गया। अब ये सिर्फ स्पेस तक ही सीमित नहीं रह गया था। न्यूज रिपोर्ट्स, साइंस फिक्शन और यहाँ तक कि एकेडमिक सर्कल्स जैसे पॉपुलर कल्चर में ये आइडिया अपनी जगह बनाने लगा था। क्या सच में कुछ ऐसा था जो हमें मंगल तक पहुंचने से रोक रहा था?
या फिर हम सिर्फ इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल की चुनौतियों को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे? मार्सनिक मिशन तो सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसे खराब ब्रह्मांडीय रिश्ते की जो आगे ऐसे ही चलने वाला था। क्या ये शुरुआती असफलताएं स्पेस एक्सप्लोरेशन में बढ़ती चुनौतियों को दर्शा रही थी, या फिर कुछ और बहुत ज्यादा रहस्यमय हो रहा था? क्या मंगल खुद हमें रिजेक्ट कर रहा था? जैसे जैसे हम द मार्स कर्स सीरीज में आगे बढ़ेंगे, हम और भी स्ट्रेंज और मिस्टीरियस स्टोरीज को एक्सप्लोर करेंगे जो मंगल ग्रह से जुड़ी हुई हैं। कुछ ऐसी घटनाएं जहां स्पेसक्राफ्ट बिना किसी ट्रेस के गायब हो गए, कुछ बहुत ही रहस्यमय तरीके से फेल हुए जिन्हें आज तक भी हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। आखिर मार्स के पीछे जाते ही क्यों फेल हुए 15 से भी ज्यादा मिशंस, और पुरानी सभ्यताओं ने मंगल को आखिर क्यों देवताओं में एक खास जगह पर रखा? वो क्या जानते थे ऐसा मंगल के बारे में? मंगल शुरू से ही हमारे लिए एक फैसिनेशन रहा है। वो लाल चमकता हुआ गोला, शुरू से ही हम मानते आए हैं कि मंगल और धरती के बीच कोई बड़ा कनेक्शन है। क्या वहाँ भगवान रहते हैं, और क्या मार्स पर कोई इंटेलिजेंट लाइफ है? एंशिएंट लोग हमेशा यही सोचते थे। उसका लाल रंग उन्हें डराता जरूर था, लेकिन वो मंगल को देवता मानते थे, युद्ध का देवता। अगस्टस एक रोमन एम्परर जिसने अपने देवता मंगल के ऑनर में कई मंदिर बनवा दिए। जब युद्ध होता तब उसकी रणनीति वहीं पर बनाई जाती। टेम्पल ऑफ मार्स के दरवाजे खोल दिए जाते ताकि उस मंगल से कनेक्शन बना रहे। हिस्ट्री में ऐसे बहुत से सबूत मिले हैं जहां मार्स को एक अलग ही लेवल पर देखा गया और उसे किसी दूसरे ग्रह के मुकाबले ज्यादा स्टडी भी किया गया। एंशिएंट इजिप्शियन एस्ट्रोनॉमर्स ने 1534 बीसी में एक स्टार मैप बनवाया और उस चार्ट पर मार्स को भी जगह दी गई। तकरीबन 250 साल बाद सेटी द फर्स्ट के मकबरे की सीलिंग पर इजिप्शियंस ने मार्स को कुछ इस तरह से अंकित किया। कुछ सिविलाइजेशन थी जो मंगल से डरती थी, उसके क्रोध से। मायान सिविलाइजेशन, उनके कैलेंडर और बुक्स में भी मार्स की एग्जिस्टेंस है। आखिर ये सब चीजें हमारे और मार्स के बीच किसी बड़े लिंक की ओर इशारा कर रही थी। ये सभी सिविलाइजेशंस एक दूसरे से कटी हुई होने के बावजूद भी हमें एक ही सुराग क्यों दे रही थी? हम इंसान ही इस धरती पर राज क्यों कर रहे हैं? जिस तरह से हम इंसान इतनी तेजी से इवॉल्व हुए हैं, इस धरती पर रहने वाली कोई और प्रजाति नहीं हुई। एवोल्यूशन बाकी सब प्रजातियों के लिए इतना स्लो बिहेव क्यों कर रहा है? क्या सच में धरती पर कोई एलियंस आए थे जो हमें इतना ज्ञान देकर गए? धरती के बाहर हेवन से एंजल्स आने की घटनाओं को दुनिया के सभी धर्मों में लिखा गया है, और आप भी जानते ही हैं कि अगर हेवन की ओर इशारा करना हो तो हम उस स्पेस की ओर देखते हैं, उन तारों की ओर। अगर हम हेवन शब्द को रिप्लेस ही कर दें स्पेस से, तो ये पिक्चर क्लियर होने लग जाती है। क्या वाकई में हमारी क्रिएशन किसी एंशिएंट टाइम में किसी स्पेस ट्रैवल करने वालों ने की थी, या वो हमें किसी तरह की नॉलेज देकर गए थे जिन्हें आज हम गॉड कहते हैं? कितने चांसेस हैं कि वो स्पेस ट्रैवल मंगल वासियों ने किया होगा? सन 1849 में मेसोपोटामिया एक्सपीडिशन के दौरान सुमेरियन सभ्यता से जुड़े कुछ लेख सामने आए। जब उनको डिकोड किया गया तो वो इस दुनिया की एक पुरानी सुमेरियन सभ्यता के पुराने गॉड अनुनाकी के थे। वो एंजल थे जो किसी दूसरी दुनिया से आए थे। उन्होंने अपने जीन्स का इस्तेमाल करके एक हाइब्रिड ह्यूमन आदामू बनाया, धरती का वो पहला इंसान। उन्होंने धरती के अंदर से सोना निकालने के लिए इंसानी स्लेव्स की एक पूरी फौज बनाई थी जो काफी बुद्धिमान थी। अनुनाकी ने अपने टाइम में अनेकों इमारतों का निर्माण करवाया और अंत में जाते हुए आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, म्यूजिक और राइटिंग का ज्ञान हम इंसानों को देते गए। क्या अनुनाकी मार्शियन थे जो अपने प्लेनेट को बचाने के लिए सोने की तलाश में धरती पर आए थे? और क्या मार्स पर आज भी कोई इंटेलिजेंट लाइफ है? कुछ घटनाएं हैं जो हमारा ध्यान मंगल पर इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स के होने पर लेकर जाती हैं। मसलन सोवियत यूनियन का फोबोस 2 मिशन। इस मिशन ने मार्स पर कुछ ऐसा देखा जिसकी एक्सप्लेनेशन धरती पर किसी के पास नहीं थी। जुलाई सन 1988 में सोवियत यूनियन मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए 2 जुड़वा मिशन लॉन्च करता है, फोबोस 1 और फोबोस 2। मार्स को एक्सप्लोर करने जा रहा फोबोस 1 रास्ते में ही गायब हो जाता है। गायब इसलिए क्योंकि कनेक्शन टूटने के बाद तो पता ही नहीं चला कि स्पेसक्राफ्ट कहां गया और कहां नहीं। इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई कि ह्यूमन एरर की वजह से फोबोस 1 रास्ते में ही दुर्घटना का शिकार हो गया। फोबोस 2 किसी तरह से लाल ग्रह तक पहुंच जाता है। मार्स पर पहुंचते ही फोबोस 2 में भी गड़बड़ शुरू हो जाती है। ऑनबोर्ड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम पर लगे 3 प्रोसेसर
अचानक ही अजीब बिहेव करने लग जाते हैं। एक प्रोसेसर तो फेल ही हो जाता है और बाकी 2 प्रॉब्लम में थे। 27 मार्च सन 1989 को फोबोस 2 को मंगल के चांद फोबोस की फोटोज क्लिक करनी थी। ये स्पेसक्राफ्ट मार्स के पीछे जाने वाला था और पृथ्वी के ग्राउंड कंट्रोल से इसका कनेक्शन कुछ समय के लिए खत्म होने वाला था। इस प्रोसेस में स्पेसक्राफ्ट ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटे तक आउट ऑफ कनेक्शन रहता है, लेकिन 4 घंटे गुजर गए, स्पेसक्राफ्ट का कोई अता पता नहीं था। अचानक एक सिग्नल आता है, लेकिन वो सिग्नल ऐसा था जिसे डीकोड नहीं किया जा सका। अपने लास्ट मोमेंट में फोबोस 2 ने एक फोटो भेजी जिसमें मार्स की सरफेस पर एक बहुत बड़ी डार्क शैडो दिख रही थी। ये फोटो स्पेसक्राफ्ट की भेजी हुई आखिरी फोटो थी। ये फोटो उस दौरान ली गई जब कोई चीज फोबोस 2 से आकर टकराई थी और अचानक ही ये स्पेसक्राफ्ट अनकंट्रोल होकर स्पिन करने लग गया था। अब सवाल ये था कि वो डार्क शैडो क्या थी। वो मार्स के चंद्रमा फोबोस और डीमोस में से किसी की भी नहीं थी। वो पतला सा एलिप्स जैसा दिखने वाला कोई यूएफओ लग रहा था, एक सिगार के शेप का। उस समय सोवियत यूनियन के चेयरमैन ने बड़े ही संभलते हुए उस फोटो के बारे में बयान दिया कि एक इमेज में एक बड़ी ही अजीब से शेप की ऑब्जेक्ट को स्पेसक्राफ्ट और मार्स के बीच कैप्चर किया गया है। यह बड़ा ही सटीक बयान था स्पेसक्राफ्ट और मार्स की तरफ फोकस रखने के लिए। लेकिन सन 1991 में हुई एक यूएफओ कॉन्फ्रेंस में सोवियत यूनियन के एक्स सर्विसमैन ने ये कहा कि आप उसे हमारे सोलर सिस्टम में मिली पहली एलियन स्पेसशिप की लीक्ड फोटो मान सकते हैं। उस लास्ट ट्रांसमिशन के बाद फोबोस रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है और फिर कभी भी उससे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। क्या कोई एनर्जी बीम फोबोस 2 से टकराई थी? और क्या वो सिगार शेप की ऑब्जेक्ट हमें हाल ही में देखी पहली इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट अमुआ जैसी कोई ऑब्जेक्ट थी? क्या मार्स के नीचे अंडरग्राउंड कोई सभ्यता रहती है? शायद सूर्य के खतरनाक रेडिएशन से बचने के लिए मंगल ग्रह वासियों ने जमीन के नीचे रहना सीख लिया हो। क्या पता वो मार्स की सतह पर आने से भी डरते हों। क्या पता उनसे वो रेडिएशन न सहा जाता हो और हो सकता है कि वो स्ट्रगल कर रहे हों अपनी सिविलाइजेशन को बचाने के लिए। वो लाखों साल पहले ही अंडरग्राउंड हो चुके हों और उसके बाद सोलर स्टॉर्म ने मार्स पर तबाही मचा दी। एक मार्शियन सभ्यता शायद बिल्कुल हमारे पड़ोस में रहती है जिसे हम देख नहीं पा रहे। वरना वो कौन सी एनर्जी है जो हमें मार्स को एक्सप्लोर करने से रोक रही है? ये स्पेसक्राफ्ट अकेला नहीं था जो मार्स के पीछे गायब हुआ। नासा का मार्स ऑर्बिटर भी मार्स के ऑर्बिट में जाने से ठीक पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। स्पेस में गुम हुए स्पेसक्राफ्ट हमेशा के लिए खो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको रिकवर करके ये पता लगा लें कि उनके साथ क्या हुआ। कोई ब्लैक बॉक्स नहीं, ना कोई स्ट्रगल के मार्क्स ढूंढना और ना ही कोई फिजिकल इन्वेस्टिगेशन। हमारे सामने होता है तो वो है उसका पाथ, फ्लाइट डेटा और उसके द्वारा भेजे जा रहे सिग्नल्स। स्पेसक्राफ्ट लॉस्ट तो सब खत्म। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा। उस एक हो चुकी घटना के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स को सामने रख दिया जाता है, लेकिन सच्चाई वो है जो उस स्पेसक्राफ्ट के साथ हुई होगी। वो डेटा जो उसने रिकॉर्ड तो कर लिया लेकिन कभी भेजा ही ना जा सका। जापान का मार्स मिशन नोजोमी स्पेसक्राफ्ट रास्ते में ही गायब हो गया। रशिया का मार्स 96 धरती के एटमॉस्फेयर में ही क्रैश हो गया। नासा का मार्स पोलर लैंडर मार्स के पीछे 49 सेकंड पहले ही चला गया, जिससे दोबारा कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया और वो मार्शियन एटमॉस्फेयर में ही जल कर राख हो गया। उप्स, बेचारा स्पेसक्राफ्ट। कहा गया कि इंग्लिश यूनिट्स यूज की गई थी स्पेसक्राफ्ट को प्रोग्राम करने के लिए, जबकि नासा ने मैट्रिक यूनिट में प्रोग्राम करने को कहा था। स्पेसक्राफ्ट लॉकहीड मार्टिन नाम की एक कंपनी ने बनाया था। इन सब एरर्स के लिए स्पेसक्राफ्ट को 2-2, 3-3 बार क्रॉस चेक किया जाता है। हद है, ऐसी गलती से स्पेसक्राफ्ट मार्स तक बिल्कुल सही पहुंच भी गया, लेकिन वहीं जाकर ही क्यों खराब होना था। ऐसा ही एक और मार्स लैंडर बीगल 2 भी मार्स पर जाकर खो गया। ये घटनाएं 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 15 मिशन मार्स पर जाकर ऐसे ही गायब हो चुके हैं। आखिर ऐसी क्या चीज है मार्स पर जो इतने मिशंस मार्स पर जाकर फेल हो गए? इसी वजह से इन फेलियर्स को मार्स कर्स का नाम दे दिया गया। सन 1901 में निकोला टेस्ला ने दावा किया कि उन्होंने मंगल से रेडियो कम्युनिकेशन सिग्नल रिसीव किया है और उनके इस क्लेम को प्रेस ने बड़े स्तर पर छापा था। तो क्या टेस्ला सही थे? क्या उन्होंने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियन लाइफ से कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी? लेकिन इसी धरती पर रहने वाले किसी वैज्ञानिक ने उनकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। क्या पता वो मार्शियंस मौका मिलने पर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हों, जैसे आज हम कर रहे हैं। फेमस डेराक इक्वेशन ये कहती है कि हमारी गैलेक्सी में लाखों करोड़ों ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां पर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस हो सकती हैं,
तो एक सिविलाइजेशन हमारे नजदीक मार्स पर भी तो हो सकती है। कार्ल सेगन और ड्रेक अपने इस आइडिया से काफी एक्साइटेड थे कि इस यूनिवर्स में सिविलाइजेशंस के आपस में कम्युनिकेट करने की क्या पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि वो अपनी प्रोग्रेसिव वैल्यू, टेक्नोलॉजी और साइंस की वजह से या तो बहुत आगे निकल गई हो या फिर आपस में ही लड़कर बर्बाद हो गई हो। कुछ थ्योरिस्ट ये भी मानते हैं कि मार्स पर कभी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हुआ करती थी, लेकिन ज्यादा उन्नत होना ही उस पर भारी पड़ गया। वो मार्स पर हुए एक भयंकर युद्ध में खत्म हो गई और उस युद्ध के निशान आज भी मार्स पर बड़े बड़े क्रेटर्स और मार्स पर बनी इस वैलिस मैरिनरिस के रूप में मौजूद हैं। वो मार्शियंस लड़कर खत्म हो गए और उनके अंश मार्स पर चलने वाले रेतीले तूफान के नीचे दब कर रह गए। क्या पता उन्हीं मार्शियंस में से कोई पीढ़ी अपने आप को आज तक जिंदा रखे हुए हो और वो सामने नहीं आना चाहते। सितंबर सन 1975 में नासा के वाइकिंग मिशन के दौरान सबसे रहस्यमय घटना सामने आती है। जीवन की खोज के लिए वाइकिंग ने मार्स की सरफेस पर कुछ टेस्ट किए थे, लेकिन उसके रिजल्ट्स काफी कंट्रोवर्शियल थे। मानना यह था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म CO2 रिलीज करते हैं और इसे टेस्ट करने के लिए मंगल की मिट्टी के सैंपल्स को 7 दिनों के लिए वाइकिंग की सैंपल ट्यूब में रखा गया। 7 दिन बाद टेस्ट में बबल देखे गए, जो कि मार्स पर लाइफ को नासा की डेफिनेशन के मुताबिक इंडिकेट कर रहे थे। हालांकि एक टेस्ट जो कि ऑर्गेनिक मैटर की खोज के लिए किया गया था, वो फेल साबित रहा। मार्स पर लाइफ होने के लिए एक टेस्ट को पर यूनिट सैंपल सॉइल में 30 मिलियन बैक्टीरिया चाहिए थे, तो दूसरे में सिर्फ 30 टेस्ट पॉजिटिव थे। लेकिन नासा की हायर अथॉरिटीज ने इन रिजल्ट्स को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन वहीं नासा के ही वैज्ञानिक इन रिजल्ट्स को 100% सही मान रहे थे। नासा का कहना था कि रिजल्ट्स फॉल्स पॉजिटिव हैं। नासा में ही इन रिजल्ट्स को लेकर 2 राय बन चुकी थी और वो टेस्ट मार्स पर दोबारा कभी नहीं किए गए। लेकिन मार्स पर इतने फेलियर्स होने के बाद भी अरबों डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। आखिर क्या है वहाँ ऐसा? क्या नासा और बाकी स्पेस एजेंसीज हमसे कुछ छिपा रही हैं? मार्स पर पानी होने, मीथेन और ऑर्गेनिक मैटर होने के सबूत सामने आ चुके हैं, लेकिन क्या वहाँ कोई एलियन रेस पनप रही है? ये सवाल फिर भी आम जनता तक ही रह जाता है। कहा जाता है कि नासा कई एलियन एक्सपेडिशंस करता रहा है, जिसकी जानकारी हमेशा सीक्रेट रखी गई है। तो क्या मार्स के एलियंस को भी हमसे सीक्रेट रखा गया है? इस टॉपिक पर जितने जवाब हमारे पास हैं, उससे कहीं ज्यादा सवालों का पहाड़ सामने है। वो सारी घटनाएं जो मार्स पर हुई, वो एलियंस की पॉसिबिलिटी को हावी करती हैं। फोबोस 2 की वो लास्ट इमेज, उसका रहस्य कभी सामने ही नहीं आया। क्या हमें एलियंस के एंगल से भी मार्स के बारे में सोचना चाहिए? इससे पहले कि हम मंगल और वहां पर मौजूद प्राचीन जीवन के सबूतों पर आएं, आइए जरा बात करते हैं इस असीम ब्रह्मांड में जीवन के चित्र विचित्र समीकरण पर। देखिए, यहाँ एक बात तो पक्की है, और वो ये कि हमारा ब्रह्मांड जीवन पैदा करने की असीमित ऊर्जा के साथ बना है। यहाँ पर हर क्षण जीवन बनता और बिगड़ता रहता है। इस बीच कुछ खास परिस्थितियों में ये जीवन एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा भी करता है। मंगल से जीवन धरती पर स्थानांतरित होने की संभावना पर हम आगे बात करेंगे। लिहाजा फिलहाल जो मुद्दा हमारे लिए अहम है, वो मंगल की रचना और वहाँ जीवन की उत्पत्ति को लेकर है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें अतीत में चलकर सौरमंडल के जन्म को देखना होगा। दरअसल ये बात है आज से करीब 4.5 अरब साल पहले की, जब मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद ओराइन नेबुला ने एक तारे को जन्म दिया था। ये तारा आकार में काफी बड़ा और गर्म था। अपनी शुरुआती अवस्था में होने के कारण इसमें बहुत से आंतरिक और बाहरी बदलाव आए और उन्हीं बदलावों के कारण हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ। अब जाहिर है, जब हमारे ये ग्रह इसी आग के धधकते गोले से बने थे, तो इन्हें भी बेहद गर्म होना चाहिए था। ऐसे में ये भी कई लाखों सालों तक सूरज से निकली गैसों और गर्मी के कारण सुलगते रहे, मगर बीतते वक्त ने इनके भीतर की आग को शांत कर दिया। इनमें व्याप्त हाइड्रोजन और हीलियम हल्की होने के चलते ऊपर उठ गई और नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन जैसी गैसों ने सतह पर डेरा डाल लिया। हालांकि सौरमंडल का ये विकास 2 अलग अलग अवस्थाओं में हुआ। इनमें से एक अवस्था थी सख्त चट्टानों से लैस ये रॉकी प्लैनेट्स, तो वहीं सूरज से बेहद दूर जा चुके प्लैनेट्स पूरी तरह से गैसों से बने थे। 8 ग्रहों के इस परिवार में एक था मंगल ग्रह, जहां इस थ्योरी के अनुसार जिंदगी ने सबसे पहले जन्म लिया। जी हाँ, पृथ्वी से भी पहले मंगल पर जीवन पनपा। मंगल ही वो ग्रह था जो सूरज से मिली आंच को बुझाकर ठंडा पड़ चुका था। वहां तापमान जीवन की उत्पत्ति के लिए भी बिल्कुल अनुकूल था।
ऐसे में यहाँ सबसे पहले लाइफ को सपोर्ट करने वाले फैक्टर्स ने जन्म लिया, जिसकी तलाश में आज हम पूरा मंगल ग्रह खंगाल रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्शियन वाटर की, जो आज से 20 करोड़ सालों पहले मंगल की सतह पर झीलों, समुद्रों और नदियों के रूप में व्याप्त था। तरल पानी से अटे हुए इन्हीं महासागरों में सबसे पहले जीवन ने सांसें भरी। वास्तव में ये जीवन सूक्ष्म जीवों या फिर यूं कहें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रूप में व्याप्त था। थ्योरीज ये सजेस्ट करती हैं कि किसी भी ग्रह पर जीवन का जन्म सबसे पहले इन्हीं बैक्टीरियाज के रूप में होता है, और अब यही बैक्टीरियल लाइफ अलग अलग बायोलॉजिकल वेरिएशंस के थ्रू ग्रो करती है, तो ये एक एडवांस सिविलाइजेशन का रूप ले लेती है, ठीक हम इंसानों की तरह। वैज्ञानिकों का इस बात पर विश्वास है कि मंगल पर भी जीवन कुछ इस ढंग से चरणबद्ध रूप में विकसित हुआ होगा। वहाँ भी पानी से निकलकर ये जीव पहले खुश्क जमीनों तक पहुँचे होंगे और फिर वक्त के बीतने के साथ ही वो इंसानों जैसे किसी बेहद समझदार और सूझबूझ रखने वाले प्राणियों में परिवर्तित हो गए होंगे। मंगल का ये निजाम उसे वर्तमान की पृथ्वी की तरह ही बना देता है। अब वहाँ पर जीवन पनपने और विकसित होने के स्तर पर आ जाता है, जिसके बाद मंगल की इस जीवन यात्रा की शुरुआत होती है। यहाँ पर भी ठीक हमारी पृथ्वी की तरह जीवन फलने फूलने लगता है। मंगल के संदर्भ में शायद आप ऐसा ही कुछ होने की कल्पना कर रहे होंगे, मगर यहाँ हम आपके इमेजिनेशन के पर काट उन्हें वास्तविकता के पैमाने पर लेकर आते हैं। दरअसल मंगल का ये लाइफ एक्सपीरियंस ना ही कभी इतना रोमांचक था और ना ही वो कभी इतने सारे पड़ाव देख सका। इस कहानी का दी एंड हमारी सोच से कहीं पहले हो गया था। दरअसल जब लाइफ का ये माइक्रोबियल स्वरूप मंगल के जलाशयों में पनप रहा था, तो अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने ग्रह से जीवन का पूरी तरह से खात्मा करके रख दिया। दरअसल वो वाकया है मंगल से टकराए उस एस्टेरॉयड का, जिसने मंगल पर पनप रही जिंदगी को तबाह करके रख दिया। इस परिकल्पना के अनुसार एक तेज गति से आता हुआ एस्टेरॉयड अचानक मंगल के वायुमंडल में दाखिल होता है और पल भर में ही उसकी सतह से टकराकर बर्बादी का वो मंजर गढ़ता है जिसे सोच पाना भी मुश्किल है। ये टकराव इतना भयंकर था कि वहाँ अमेरिका जितने बड़े क्षेत्र में एक बड़ा गड्ढा बन गया। मंगल की सतह पर मौजूद ढेर सारे पदार्थ, जिसमें सूक्ष्म धूल कणों से लेकर भारी भरकम चट्टानें तक शामिल थीं, वो फटकर क्षत विक्षत हो गईं। आसमान में धूल का ऐसा गुबार उठा जिसने अपनी परछाई तले पूरे मंगल को ही ढक लिया। सूरज की रोशनी के अभाव में पूरे मंगल ग्रह पर एकदम अंधेरा छा गया। हजारों सालों की जीवंत प्रक्रिया के तहत जिन लाइफ सपोर्टिंग फैक्टर्स का जन्म हुआ था, वे सब अब धीरे धीरे कर मरने लगे। और अब ये कहानी फास्ट फॉरवर्ड होकर हमारे आज के दिनों में आ गई। आज मंगल एक बेजान और बंजर पड़ा हुआ ग्रह है। यहाँ ना तो सांसें भरने के लिए हवाएं हैं और न ही प्यास बुझाने को पानी, और जीवन की कल्पना कर पाना तो लगभग नामुमकिन ही है। जहाँ एक और मंगल ने बर्बादी के इस आलम को देखा, वहीं धरती का हाल भी कुछ ऐसा ही था। अब तक भी पृथ्वी एक गर्म सुलगता हुआ गोला ही था। लपटों के बीच झुलस रही इस पृथ्वी से एक बेहद बड़ा एस्टेरॉयड टकराया था, जिसने इस गोले के 2 टुकड़े कर दिए। बड़े टुकड़े पर आज हम रहते हैं और छोटे टुकड़े को हम चांद कहते हैं। जहां एक और मंगल पर इस टकराव ने जीवन को बर्बाद कर दिया, वहीं धरती पर इसी टकराव से जीवन आबाद हुआ। वास्तव में ये एक बेहद चमत्कारी संयोग था, जिसके होने से भविष्य में पृथ्वी पर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनने लगीं जो इस जलते सुलगते ग्रह को जीवन से भरपूर एक हरे भरे ग्रह में बदल देने वाला था। जहां एक और धरती पर जीवन पनपने की तैयारी में था, तो वहीं मंगल पर मरघट की शक्ल ले चुका नजारा सामने आ रहा था। मगर वो कहते हैं ना कि रोशनी की एक छोटी से छोटी किरण भी अंधेरे को चीरने के लिए काफी होती है। ठीक ऐसी ही एक रोशनी के साथ मंगल ने भी अपना काया पलट शुरू किया था। एस्टेरॉयड से हुई भयंकर टक्कर के बाद एक बार फिर यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने मंगल को दोबारा सांसें भरने पर मजबूर कर दिया। और इस बार जिंदगी की ये शुरुआत हुई मंगल पर मौजूद ज्वालामुखियों से। अतीत में हुए टकराव ने मंगल की सतह पर मौजूद सारा पानी तो लुप्त कर दिया था, मगर अब भी मंगल की सतह के नीचे भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर के बहुत से सोर्सेज बाकी थे। और यही ग्राउंड वाटर कुछ वक्त बाद ज्वालामुखियों के संपर्क में आकर भाप बनकर मंगल के वायुमंडल में उड़ गया। ऐसे में मंगल की फिजाओं में एक बार फिर बहार आई। एक बार फिर यहाँ बादलों के बनने की शुरुआत हुई और आसमान से जमीन पर पानी फिर बरसा,
जिसके बाद फिर एक बार वो माइक्रोबैक्टीरियाज पनपने लगे। मगर अफसोस, यहाँ जिंदगी ज्यादा देर तक सांसें न भर सकी। सूरज से बेहद दूर होने के कारण यहाँ सर्दी काफी ज्यादा हो गई थी और मंगल के गर्भ में अब उतनी गर्मी भी नहीं बची थी जिसके सहारे वो खुद को गर्म रख सके। ऐसे में वहाँ पर जल्द ही जीवन की इस दूसरी पारी का भी अंत हो गया। मगर वहीं ऑन द अदर हैंड पृथ्वी पर सब कुछ बदल रहा था। यहाँ जो कभी नहीं हुआ था वो हो रहा था। बादल बन रहे थे, पानी बरस रहा था, जीवों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था और पेड़ पौधों ने भी अपने पैर पसारने की शुरुआत कर दी थी। अब यहाँ से केवल धरती को अगले 70 लाख सालों का वक्त और लगना था इस सृष्टि के सबसे समझदार और बुद्धिमान जीवों को जन्म देने के लिए, जो आगे चलकर अपनी सूझबूझ के दम पर इस अतीत को देख पाने की क्षमता रख सकेंगे। जी हाँ, वे प्राणी कोई और नहीं बल्कि हम इंसान हैं, जो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मंगल से जीवन के पृथ्वी पर स्थानांतरित होने की हैरतअंगेज थ्योरी पर भी प्रकाश डालेंगे। तो क्या आप हैं तैयार इस हैरत भरे सफर में शामिल होने के लिए? अपनी राय कमेंट्स में नीचे जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें ताकि एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस की वीडियोस आप पा सकें सबसे पहले। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।